हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याराधना एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 28 जनवरी को जो इवनिंग सेशन का एग्ज़ाम हुआ था जेई मेंस का अभी 2025 का, तो वो डिस्कस करेंगे उसमें मैथ्स का सेक्शन। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस सच दैट। ठीक है भाई। और जी एक्स क्यूब, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है एफ ऑफ आर क्यूब की। ठीक है। तो मुझे यार जी एक्स क्यूब से एफ एक्स की तरफ जाना है। करेक्ट बात है। तो मैं क्या कर देता हूं, एक तो इस फंक्शन को अगर लिखना चाहें तो मैं ऐसे सैटर्ड भी कर सकता हूं यार। एक्स क्यूब की जगह एक्स डालना है, मतलब एक तरीके से पावर को 1/3 करना है। एक तरीके से पावर को क्या करना है, 1/3। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 7/3 एक्स क्यूब की जगह पे। और सिमिलरली अब एक्स की जगह पे एक्स क्यूब डालेंगे तो वापस से वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जी डैश एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज एक्स एफ एक्स। लेबनीज रूल से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो जी डैश एक्स मैं निकाल सकता हूं। सो व्हाट इज जी डैश एक्स, 2x प्लस 7/3 एक्स की पावर 7/3 -1। उसके बाद एक्स से डिवाइड इसे करूंगा अगर, तो मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा डायरेक्टली। देखते हैं क्या आता है। एक्स से डिवाइड करेंगे 2 प्लस 7/3 और ये x -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x की पावर 1/3। ये आ गया एफ एक्स फाइनली। और ये क्या चाह रहा है, f ऑफ आर क्यूब। तो आर क्यूब अगर मैं पुट करता हूं इसमें तो ये बन जाएगा 2 प्लस 7/3 आर। और 1 से 15 का समय, तो भाई अब तो आसान क्वेश्चन है एकदम ये। तो 1 से 15 मतलब 15 बार, तो ये तो हो गया 30। और उसमें लग जाएगा फॉर्मूला n+1/2। तो 3 से ये कट होता है 5 बार, 16 से ये 8 टाइम्स, तो 40 और 7 280 प्लस 30। करेक्ट आंसर इज 310। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना था और हम इसको सॉल्व कर लेते। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एस एन ए एन ये गिवन है nth टर्म। यहाँ पे अगर मैं nth टर्म को पुट करता हूँ, nth टर्म ये हो जाएगा एक तरीके से 1 अपॉन ये 4 है नीचे यहाँ पे, और इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा। 4/k² प्लस 5k प्लस 6। और नीचे वाले को फैक्टराइज में कर पा रहा हूं k+2 k+3। और ये हमें पता है टेलीस्कोपिक टेक्निक अपनी, k+3 माइनस k+2। सो दैट इज 4 1/k+2 माइनस 1/k+3। हम पुट करते हैं भाई 1 से लेके n तक, और 2025 तक पुट करना है मतलब। ठीक है ना। तो वो डराने के लिए दिखाया हुआ है ऐसे। तो 4, तो पहले 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 1/3 माइनस 1/4। 2 पुट करूंगा तो 1/3 माइनस 1/5, सॉरी 1/4 माइनस 1/5। तो ये बात हमें क्लियरली दिखाई दे रही है कि कंजिक्यूटिव टर्म क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। तो लास्ट टर्म बचेगा बस, -1/2025 रखूंगा तो 2028। उसके बाद जो वैल्यू चाहिए वैल्यू निकाल रहा हूं भाई। 507 इंटू एलसीएम आया 4 तो है ही, एलसीएम आया
3 इंटू 2028 और सब्ट्रैक्ट होके ऊपर बच गया 2025। कट पिट कर देते हैं। 507 से ये 4 बार कट हुआ, 3 से ये 6 टाइम्स और 675 एक ही ऑप्शन है। ठीक है ना। सो टेलीस्कोपिक का था, बट क्वेश्चन को मिक्स करके ऐसे पूछा गया था कि ये क्वेश्चन हमें टफ लगता, और नॉर्मली अगर हम इसको देखें तो ये आसान क्वेश्चन था। थर्ड की बात करें, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इंडेफिनेट का। ठीक है ना। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को। तो यार x की पावर ये 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो x की पावर, x को t की पावर 4 मान लेता हूँ, ये पता ही है हमें। अगर सर्ट्स आते हैं तो हम इस तरह से मानते हैं। तो dx की वैल्यू क्या हुई, 4t³ dt। पुट कर देता हूँ 4t³ dt, नीचे है t और दिस इज 1 + t। उसके बाद ये स्क्वायर, ये t से t गायब, ऊपर पावर ज्यादा है तो t² के साथ में क्या कर देता हूँ, -1 + 1 कर देता हूँ। ये 4 को बाहर निकाल के रखता हूँ। तो t² - 1 जो है उसको अगर ब्रेक करूंगा तो t - 1 t + 1, इसमें t + 1 कट हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, t - 1, और दूसरा टर्म हो जाएगा 1 से 1/1 + t dt। बेसिक एकदम इंटीग्रेशन हो गया ये। तो 4 t² / 2 -t + ln 1 + t प्लस सम कांस्टेंट। क्वेश्चन में f0 की जगह पे -6 गिवन है, तो अगर मैं -6 यहाँ पे पुट करता हूँ और यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 0 0 0 सब 0 हो रहा है एक तरीके से। c की वैल्यू एक तरीके से -6 मिल गई। और f1 की वैल्यू पूछी है तो बस f1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, तो फाइनल आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1 पुट कर देते हैं तो 4 ½ -1 + ln2 -6, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 - 4 + 4 ln2 -6, तो 2 - 10 4 ln2 -8, और क्लियरली दिखाई दे रहा है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। सही है ना। तो देखो तीनों क्वेश्चन देखा जाए तो इतने लेंथी नहीं थे, बट हाँ थोड़े से अच्छे मैं बोलूंगा इनको, पर लेंथी नहीं बोलूंगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे सॉल्व करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन यार ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्लास में कराया ही जाता है, पहले भी 2-3 बार आ ही चुका है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता ही होता है कि PP' बनाएगा, PP' या P' ये आई के इक्वल आता है, ठीक है ना, ये क्लास में हम रिजल्ट पढ़ते ही हैं। अब C = P' मतलब P का ट्रांसपोज एक ही बात है, P' लिख दो, तो PT, और B10 मतलब PAPT, 10 बार आएगा ये PAPT, TT कर देता हूँ इसे भी, ऐसे ही करके ये 10 बार लिखा गया है और लास्ट में है P। और सेम क्वेश्चन का सेम मेथड है जिसने क्लास में किया होता है, ये सारे आई हो जाएंगे, सारे टोटल जितने भी हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, केवल एक ही पावर 10 बचेगा। और एक ही पावर 10 ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आएगी, तो एक बार देखते हैं। A² निकालता हूं पहले मैं, तो 1/√2 -2 0 1 1/√2 -2 0 1,
तो ये हाफ, उसके बाद वैसे हमें मतलब है डायगोनल एलिमेंट से, तो बाकी हमें ज़्यादा मतलब है नहीं। और लास्ट वाला देखूं तो ये 1, क्योंकि ट्रेस चाहिए ना, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सी। तो यार ए में 1/√2 था, ए स्क्वायर में 1/2, ए क्यूब में 1/2√2, तो इसका मतलब ये 1/2 जो है 1/√2 के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो 10 में क्या हो जाएगा, 1/√2 की पावर 10 मतलब 1/32। 10 में क्या हो जाएगा 1/32, और ये 1 तो सेम चल ही रहा है, तो 1/32 + 1, तो 33/32, दोनों का सम चाहिए 65। सो वी कैन सी दैट कि फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया। तो जिसने भी नोट्स पढ़ के जाता है, ये नोट्स में क्वेश्चन होता ही है ऐसा, ठीक है ना, नया क्वेश्चन नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, तो अलोंग परपेंडिकुलर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस component of a vector along and perpendicular to this are respectively। तो भाई सीधा ये बात हम पढ़ चुके हैं कि ए वेक्टर जो है इन दोनों का सम हो जाएगा, और यहाँ पे ये देख सकते हैं हम इसकी वजह से अलोंग है, तो इसका मतलब ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो आई कैप अगर मैं देखता हूँ आई कैप के लिए, तो 48 - 4/11 मतलब 44/11, 16 - 5 11/11 मतलब प्लस जे कैप, और -16 और -17, -16 और -17 दैट इज 16 + 17। तो ये हमारे पास 16 + 17 अगर हम ध्यान दें तो -16 है, और यहाँ पे -17 है, और 11 अगर इसका करते हैं हम, तो 16 और 17 ऐड होके बनेंगे 33, 33 मतलब -3k। सही है। तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -3, तो 16 और 1 17 और 9 26 आंसर हो जाएगा। देख लो कितना आसान है। तो ये पेपर मुझे अभी तो जैसे कि लेंदी थे, ये पेपर में लेंदीनेस कम लग रही है, बट हाँ क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज हो रहे हैं थोड़े बहुत अच्छे से। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 2x, तो ये तो पैराबोला हमें पता ही है। दूसरा वाला कर्व है एक तरीके से y² = 1/x - 1, तो y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू तो हो गई 1, ठीक है ना, x की वैल्यू हो गई 1, और जैसे जैसे x को अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि y² नेगेटिव हो नहीं सकता भाई, तो x की वैल्यू जो है वो कम ही होगी 1 से, तभी कुछ फायदा हमें हो पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ, और y अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो कुछ इस तरह का कर्व जा रहा है, ये कुछ ऐसे थोड़ा सा, और y² है तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे कर्व को सेम होना है, पैराबोला टाइप का नहीं है, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। उसके बाद इंटरसेक्शन अगर करें, या वैसे भी यार ऐसे क्वेश्चन में fx - gx भी हम कर देते हैं ना हर बार, तो हमारा काम चल जाता है। तो y² को यहाँ पे पुट करूंगा अगर, x y² को यहाँ पे पुट करूंगा, x 1 + 2x = 1, so 2x² + x - 1 = 0। सो यहाँ पे 2 और -1, 2 से डिवाइड, नेगेटिव से मल्टीप्लाई,
तो x की वैल्यू हाफ है, जो हाफ यहाँ पे ये x की हाफ पे ये मीट कर रहे हैं, और x अगर हाफ है तो y की वैल्यू +1 और एक बार -1। तो डायरेक्टली -1 से 1 में ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया, मतलब -1 से 1 में x की जगह पे 1/1 + y² dy और -y² 2, ये सॉल्व करना है बस। तो काफ़ी बार ये भी बताया जाता है कि यार इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, सीधा fy - gy लगा दो अगर हमें ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी वहाँ से भी हो जा रहा है, ठीक है ना। बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, बड़ा आसान है। tan इनवर्स y बनेगा ये, और -y³ / 6 हो जाएगा। तो फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आता है इसका π/2 - 1/3, ठीक है ना। तो कंपैरेटिवली ये भी क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि लेंथी नहीं है, हाँ, बट ग्राफ वगैरह के हिसाब से कंपैरेटिवली, जैसे कि लास्ट पेपर में सर्कल पैराबोला उनका इंटीग्रेशन ही बहुत लेंथी हो जाता था, तो ये लेंथी नहीं है, बट हाँ ग्राफ में थोड़ा सा अच्छा है। इसके रूट्स देन अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, तो रूट्स निकाल लेते हैं यार। फार्मूला है x = -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। देखो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बस भाई सॉल्व करना है ये। तो इस क्वेश्चन में ना कंसेप्ट है ना कुछ है, ठीक है ना। तो जब सॉल्व करेंगे हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस की वजह से, एक 2 - 2 आयोटा और एक 1 + 0 आयोटा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। और ये वैल्यू वहां पे रखेंगे अल्फा गामा, तो अल्फा गामा तो हो गया 0, नहीं अल्फा गामा 2, और बीटा डेल्टा हो गया 0, तो करेक्ट आंसर इज 2, ठीक है ना। सो इस तरह से यहां तक हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 7 तक। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एट द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, हाँ ठीक है, और लेट p बी द नंबर। अच्छा, एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन लगाए हुए हैं भाई। तो पहला तो क्वेश्चन यहां तक पढ़ेंगे। तो इसके 3 टर्म हैं, 12CR-1, 12CR और 12CR+1 बोला है जीपी में। तो जीपी मतलब रेशियो सेम होना चाहिए, 12CR/12CR-1 इज इक्वल टू 12CR+1/12CR। NCR/NCR-1 n-r+1/r, सेम, बस r की जगह पे क्या रखना है, r+1, तो n-r+1 +1/r+1, n-r+1/r, 1 से 1 कट, और ये 13 - r, ये r+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 13 - r r+1 इज इक्वल टू r 12 - r। सॉल्व कर लेता हूँ, 13r + 13 - r² r इज इक्वल टू 12r - r²। क्या क्या कट हो रहा है, 12r 12r r² यार, r² ही कट हो गया, तो इसका मतलब कोई r मिलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो p की वैल्यू तो हो गई 0, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो आ गया 0। दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करना है।
दूसरा तो एकदम आसान है। सो जनरल टर्म होगा 12CR 3 की पावर 12 माइनस आर ए की अपॉन 4 ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तरीके से 3 का मल्टीपल होनी चाहिए कम से कम, और फिर वो भी सेट होना चाहिए। तो एक तो 0 मैच हो रही है, फिर 3 मैच नहीं हो रही, 6 मैच नहीं हो रही, 9 मैच नहीं हो रही, फिर 12 मैच हो रही है। तो r की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 12C 0, और ये 3 की पावर 3, और r की वैल्यू 12 पुट करूंगा तो 12C 12 और 4 की पावर 4, तो 256 प्लस 27, आंसर इज 283। सही है ना? तो देख लो, ऐसा डुएबल तो था, बट हाँ दो दो स्टेप्स से तो लेंथी तो कहेंगे वही से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का, और वो भी मिक्स करके क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। fx गिवन है और कुछ इस तरह से टास्क है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, और कैसे इसका इंटीग्रेशन करूंगा बाई पार्ट्स लगा के, और x का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो x को ऐसे ही रखा, f डैश x का इंटीग्रेशन fx 0 से 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, और f डैश x का इंटीग्रेशन fx, और ये 0 से 2, वैल्यू है 6। फिर यहाँ पे ये 2f2 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। f2 की वैल्यू अगर देखो तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, f2 इज 2 इंटू f2 मतलब 1। तो ये हो गया 4, और इसकी वैल्यू हमें चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जो भी है ये 6। तो t की वैल्यू तो हो गई -2, मतलब ये बाद वाला जो पार्ट है, ये बाद वाला पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर है -2, पहले वाला। सेम टास्क करूंगा बाई पार्ट्स। सो बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं, 0 से 2, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स 0 टू माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स 0 से 2, और दैट इज 40। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मुझे गिवन है, वहां पे देखो, तो ये तो हो गया 12, 6 इंटू 2, और इसको अगर देखूं तो ये है 4f'2, तो 4f'2 और 12 वहां पे ऐड होगा, तो 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और 13 और -2, करेक्ट आंसर इज 11। सही है? तो लेंदी नहीं है, टफ है, और टफ है ऐसा नहीं है कि तुरंत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होते हैं तभी हो पाते हैं, बाकी लेंदी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बार का पेपर ये वाला रिव्यू यही है कि लेंदी से ज़्यादा क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं। ये तो क्वेश्चन यार एकदम आसान है, बट हो सकता है लेंदी पड़े क्योंकि पॉइंट बहुत बेकार है। तो कॉर्ड का मिड पॉइंट है, तो t इज इक्वल टू S1। तो मैं कॉर्ड की इक्वेशन लिख दे रहा हूं भाई, क्योंकि सभी को आता है ये, √2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। उसके बाद कॉर्ड की लेंथ निकालनी है एक तरीके से, तो या तो मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूँ या फार्मूला लगा सकता हूँ। तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 0,2, x की वैल्यू 0,2 सेटिस्फाई करेगी, एक 2√2, 2/3, ठीक है ना।
इंटरसेक्शन पॉइंट यार ये तो हमें आते ही है निकालने। x की जगह पे y का टर्म रखेंगे या y की जगह पे x का टर्म रखेंगे तो बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। और फिर फाइनली जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आता है 2/3√22। तो क्वेश्चन कंसेप्चुअल नहीं है पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड जो पहले भी रिपीट हो चुका है जेई मेंस में, बट कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज़्यादा है। टेंथ के बाद 11th की बात करते हैं। डोमेन बताना है यार, ये तो वैल्यू वैल्यू भी पुट करके बता देते हैं, इसमें कोई खास दिक्कत तो है नहीं। जैसे इसमें बोल रहा है जीरो नहीं चाहिए इसको, तो मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो तो सेकेंड वर्स वन में आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे इनको -1 से जीरो की कोई वैल्यू नहीं चाहिए, मैंने -हाफ पुट कर दी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -हाफ क्या होता है? -1, और 1 - 2 -1, तो ये भी सेकेंड वर्स में आता है। तो यार ऐसे ही तुरंत हो गया है। तो डोमेन के क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस भी किए हैं बेटा कि वैल्यू पुट करके ही करने होते हैं ज़्यादातर, बाकी वैसे भी करोगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो सेकेंड वर्स जो है -1 से कम होता है या 1 से ज़्यादा होता है? सो यहाँ पे -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू -1, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो 0 से इन्फिनिटी, और -1 कब तक मिलता है? 0 तक मिलता है भाई। 0 से जस्ट पहले तक अगर किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो माइनस आएगा, यूनियन लेंगे वी कैन सी दैट पूरा सेट कंटेन कर रहा है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12। तो यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसकी स्लोप m है, इसकी स्लोप हाफ है, इसकी स्लोप -1 है, करेक्ट है? ये m है, इसकी स्लोप अकॉर्डिंगली ये है। तो देख लेते हैं भाई। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बस स्लोप इक्वल करनी है। तो m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये इक्वल होगा m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। करेक्ट ना? तो इस तरह से ये हमें सॉल्व करना है। उसके बाद सिंप्लीफाई कर देते हैं और मॉड लगा देते हैं यार एक तो। क्योंकि सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m पूछा है तो मॉड लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 से ये 2 हो गया, ये 2 से 2m हो गया। एक बार में और इसको भी हट सेट कर देते हैं थोड़ा सा, प्लस प्लस, और इसको m-1 लिख देते हैं, या 1 - m रहने देते हैं एक बार, m-1। तो एक बार पॉजिटिव मॉड ओपन करता हूँ मैं, तो 2m-1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस m इन अपॉन 1 माइनस m। यहाँ से भेजा, सो मल्टीप्लाई किया तो -2m² प्लस m प्लस 2m-1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2m प्लस m प्लस m²। m², 3m², ये 3m कट, और ये -3। यहाँ से तो कोई m आया नहीं भाई, यहाँ से तो कोई m आया नहीं, माइनस रखने पे आ जाएगा ऑब्वियसली। तो इस बार मैं क्या कर देता हूँ, इसी साइड को नेगेटिव, यहाँ पे ये हो गया, ये सेम टास्क है, बस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव होने की वजह से ये -m² और ये 2m², तो m², ये -3m और ये -3m -6m,
और ये -2 और ये -+1 -1, सम ऑफ द रूट 6। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, ठीक है ना। थर्टीन क्वेश्चन पे आते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, ये क्लास में कराया जाता है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो π/6 है ना, तो ऊपर हम इन दोनों को ले लेते हैं साइन π/4 प्लस r π/6 माइनस ऑफ π/4 प्लस r -1 π/6। और ये साइन π/6 को नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो 1/sin π/6 मतलब 1/2, और ये हो गया एक तरीके से 2। अब साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी। तो साइन a तो ये कट हो जाएगा और कॉस b की वजह से बनेगा कॉट π/4 प्लस r -1 π/6 माइनस ऑफ कॉट, फिर सिमिलरली कॉस a साइन b, ठीक है ना, साइन a कॉस b और कॉस a साइन b, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला टर्म कट हो जाएगा, कॉट π/4 प्लस r π/6, ठीक है ना। और आ गया 2। ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव टर्म है, कैंसिल आउट होंगे, तो वैल्यू पुट की 1, तो 1 पुट किया तो क्या मिला, कॉट π/4, और वहां पे 1 पुट किया तो कॉट π/4 प्लस π/6। फिर जब 2 पुट किया तो यहाँ पे कॉट π/4 प्लस π/6 मिल जाएगा, मतलब ये कंसेक्यूटिव टर्म कट हो जाएंगे। पहला बचा है तो लास्ट में बचेगा 13 पुट करने के बाद, कॉट π/4 प्लस 13 π/6। और इन सभी की वैल्यू हमें आती है, कॉट π/4 की होती है 1, और ये 13 π/6 तो 330 और 45, एक तरीके से ये कितना डिग्री हो गया, 375 डिग्री हो गया। मतलब एक तरीके से कॉट 15 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। कॉट 15 याद है तो अच्छी बात है, वैसे तो याद होनी चाहिए। तो √3 2 प्लस √3, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो कॉट 15 डिग्री की वैल्यू 1075 की निकाल लेते हैं, चाहे तो इजी होगा। 45 प्लस 30 कर दें, तो 45 प्लस 30 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस √3। सो याद रखा गया तो अच्छी रहेगी। फाइनली 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 मतलब -2 √3। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -2, a² प्लस b², आंसर इज 8। a² प्लस b², आंसर इज 8, करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हमें अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है ना। भाई फिर से स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये दिखते ही दिमाग में दिख जाता है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, और डिग्री 2 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। रेंज नेगेटिव है तो प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो -2 के इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर, तो के स्क्वायर -2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो α² प्लस β² पूछे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1 तो प्लस, तो आंसर इज करेक्ट 6। तो
इसमें भी सेम टास्क देख रहे हो, जिसको आता है ये बातें वो तुरंत 2 मिनट में सॉल्व कर देगा, और जिसको नहीं आता उसको आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला लेंथी नहीं है, लेंथी से ज़्यादा कंसेप्चुअल है कि ये आना चाहिए तुम्हें। तो क्या बोला है, ये लाइन है, ये पॉइंट, इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, बट परपेंडिकुलर नहीं, इसके डायरेक्शन में, ये वाली, ये डायरेक्शन है। तो इसमें करते क्या है हम, कि इन दोनों की हेल्प से इस लाइन की इक्वेशन में निकाल सकता हूँ, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। और ये लाइन तो नीचे वाली है ही, और बस इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट बता देता हूँ मैं क्या आता है, 8/7, 4/7, 0, सभी को आता है भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट आसान होता है एकदम। और उसके बाद डिस्टेंस आती है रूट 66। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पूछा है। तो बस क्वेश्चन का यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी तो बनेगा भाई, ऑब्वियसली इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे, तो बाकी क्वेश्चन आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 16, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है तो क्या है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पुट कर देते हैं, पहले इंटरसेक्शन ही निकाल लेते हैं यार, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 यहाँ पे, ये 9 यहाँ पे, और ये 36 यहाँ पे, तो 13x² और 72x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो टास्क है अभी तो इसको मल्टीप्लाई करना, 36 इंटू 13, 36 इंटू 13, तो ये इसके ब्रेक में चाहिए, और सीधा हमें देखना है इसको, तो इसको फैक्टराइज हमें करना पड़ेगा ना, तो या तो फैक्टराइज हो जाए, फैक्टराइज नहीं होगा तो फिर हमें इसके लिए वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। सो माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे रखा हमने x² माइनस 8x, तो 4x² 13x² माइनस 72x, और ये माइनस 36 है, सॉरी, तो माइनस 36 इंटू 13, तो या तो वही सॉल्व ही कर लें, ठीक है, तो मैं देखता हूँ क्या है, x की वैल्यू 6 पे बोल रहे हैं, तो 36 इंटू 13, 36 इंटू 13 माइनस 72 इंटू 6 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली दिख रहा है ना, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 36 इंटू 2, तो 6 पे मिल रहा है ये, तो 6 मिल रहा है, और एक माइनस 6/13 मिल रहा है, तो x की वैल्यू 6 और माइनस 6/13 करेक्ट है। बट x की वैल्यू माइनस 6/13 नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, अगर मैं माइनस 6/13 रखूंगा तो वाई स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू ओनली 6 होगी, और x की वैल्यू 6 है, तो वाई स्क्वायर जो है दैट इज 8x, मतलब 48 माइनस 36 12, तो y की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 2√3। x और y हमारे पास आ गए, 6, 2√3, 6, माइनस 2√3। उसके बाद चाहिए क्या, p पॉइंट मूव्स ऑन द लाइन सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PAB, तो 6, 2√3, 6, माइनस 2√3, इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, x कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो y कोऑर्डिनेट 2α प्लस 4/3, सेंट्रॉइड h मान लेता हूं, तो h 6 + 6 12 प्लस α/3 के 3k इज इक्वल टू
2 अल्फा प्लस 4, 2√3 कट हो जाएगा, तो 2 अल्फा प्लस 4/3 मतलब 9 हो जाएगा। ये अल्फा को एलिमिनेट कर देता हूँ, अल्फा को क्या कर देता हूँ, एलिमिनेट। तो एलिमिनेट अगर अल्फा को हमने कर दिया यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू कहीं भी रख देते हैं, यहाँ पे 3h-12, 3h-12, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है आंसर 6x - 9y = 20। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन डुएबल था, लेंदी था, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भाई, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, और इंटरसेक्शन पॉइंट भी थोड़े से बेकार से आए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गार्डन है फ्रॉम सेट एस वर्ड इज सेलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड विल नॉट हैव वोवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तो बहुत आसान है, तो हमें वैसे जरूरत नहीं है। बाकी गार्डन में टोटल 6 फैक्टोरियल हमारे पास वर्ड है। अब यार देखो, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है उसमें एक बार ए ई है, और हर एक ए ई के लिए एक ई एग्जिस्ट करता है, और हमें बोला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होने चाहिए। तो जितने ऑब्वियसली ए ई वाले हैं आधे, उतने ही ई ए वाले भी होंगे इसमें। हर एक ए ई के लिए एक ई ए एग्जिस्ट करता है, तो क्लियर सी बात है, आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। हाँ, कोई काउंटिंग में लग गया जबरदस्ती तो अलग बात है, बाकी समझ में आना है यार, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो वेल के नहीं चाहिए उसे। तो एक बार ऑर्डर में होता है, और हर एक के लिए एक बार ऑर्डर नहीं होता है। B1 में बॉल हैं, B2 में बॉल्स हैं, B3 में। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही पहला दूसरा क्वेश्चन ये होता है, बेस थ्योरम का। तो नीचे तो 3 बैग हैं, पहले हम बैग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बैग में से बॉल सेलेक्ट करेंगे। तो 3 बैग है, हर बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। तो अगर पहला बैग सेलेक्ट किया गया, नीचे हम टोटल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं जो पर्टिकुलर बैग में से निकाली है। तो 6 वाइट हैं, टोटल 10 हैं। एक बॉल निकाल रहे हैं ना, वाइट होनी चाहिए। अगर दूसरा बैग सेलेक्ट किया, 1/3 बैग सेलेक्ट करने का, वाइट सेलेक्ट करने का, 1/3 बैग सेलेक्ट करने का, वाइट सेलेक्ट करने का, ऊपर आ जाएगा B2 में से चाहिए ना, तो 1/3 इंटू 4/10। तो बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना तो आसान ही दिख रहा है। 1/3 गायब, 10 गायब, ऊपर है 4 और नीचे है 15। कैलकुलेशन भी एकदम आसान। ठीक है ना। तो ये लेंदी नहीं लग रहा है पेपर यार। 3 पॉइंट हैं एक्स वाई प्लेन में, एक है √3, 1 और ये है 1, √3, और एक है ये और ये, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन। अच्छा, तो ये तो बहुत आसान है भाई। तो ये √3, 1 है, और ये √3, 1 और ये 1, √3। तो ऑब्वियसली ये x-y की इमेज है, तो बाइसेक्टर कौन सा होगा, x-y = 0। बाइसेक्टर x-y = 0। और क्या बोला है, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस गिवन है 9/√2। तो ये पॉइंट मतलब a - 1 - a √2 होल मॉड = 9/√2। तो √2 से √2 कट, एक बार प्लस साइन ले लेता हूं, तो a माइनस माइनस, तो 2a - 1 एक बार 9 है, और 2a - 1 एक बार -9 है। एक बार तो a की वैल्यू आ गई 5,
और ये +1 उधर गया तो a की वैल्यू -4। 5 और -4 का सम चाहिए, आंसर इज 1। ठीक है। अब वैसे भी कोई भी यार नॉर्मली भी सॉल्व करता तब भी कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का ये जो वेक्टर है साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इनका एंगल बाइसेक्टर यही होगा, और बड़े आराम से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा पा रहे हैं। तो यार ये देख रहे हो ना, क्वेश्चन सॉल्व बड़ी जल्दी हो रहे हैं। सो 20 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऑन टू है ना, इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो कैपिटल है और इसकी जो रेंज है वो कैपिटल बी। दोनों की रेंज आ गई तो रेंज में इंटीजर एलिमेंट देखने हैं। क्यूबिक की रेंज भाई इस में कैसे निकालते हैं, इंटरवल में पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट और ये एंड पॉइंट, तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स 6 of x² -30x + 36, 6 तो गया जीरो में, x² -5x + 6, x की वैल्यू आ गई 2 3। तो जीरो पे वैल्यू 7, 2 पे 2 पे वैल्यू होगी इसकी 16 -60 + 72 + 7, तो 88 95 25, सॉरी 35। 3 पे 54 135 108 और 7। तो 108 और 7 115 -20 34, तो क्लियरली 7 35, 7,35। तो 29 वैल्यूज तो भाई यही हो गई, 7 से लेके 35 तक। 4 और 25, 29 वैल्यू तो यही हो गई, और मिनिमम आंसर 29 तो है ही। इसका मतलब इसकी जो रेंज में एक आधा एलिमेंट कुछ होगा वो देखना है। तो इसकी रेंज यार पॉजिटिव है, और नीचे वाला तो भाई हमेशा बड़ा निकल रहा है, इससे एक ज्यादा ऐड हो रहा है, तो ये तो वैल्यू 0 से बनी रहनी है। ये तो वही साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे वाला जो है, और क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज है ना, तो इसमें केवल एक 0 और रेंज में ऐड हुआ, तो 30 आंसर हो गया। 0 तो मिल ही रहा है ना 0 रखने पे, और जैसे तुम वैल्यू कोई भी रखोगे तो नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा, और नीचे वाला बड़ा होगा तो वैल्यू 1 से कम होगी हमेशा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, साफ दिखाई दे रहा है, सिंगल वाई है, लीनियर डी। तो लीनियर डी ही है, तो √4 - x² से डिवाइड कर देते हैं। तो इंटीग्रल फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x²। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स x/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x², या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स x/2 को t मान सकते हैं और क्वेश्चन को लास्ट में देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। साइन इनवर्स x/2 थोड़ा सा खराब लग रहा है, तो पूरे क्वेश्चन में स्टार्टिंग से ही गायब कर सकते हैं, कैसे भी। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, सॉल्व करने वाला है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो ऐसा ही कर लेते हैं उसको, ज़्यादा हम ये बेकार बनाने से पहले साइन इनवर्स x/2 को t से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²/4 और x/2 का 1/2 dx। ठीक है ना, और दिस इज dt अपॉन dx इज इक्वल टू dt। ओके ना,
तो बेसिकली साइन इनवर्स एक्स बाई टू को टी, तो इंटीग्रल फैक्टर चलो वहीं से देखते हैं। इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू क्या थी, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन रूट वन माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको टी माना, तो दिस इज डी टी, क्योंकि हाफ से हाफ हो जाएगा कट। ई की पावर टी डी टी मतलब ई की पावर टी स्क्वायर बाई टू। तो ये खराब तो बन रहा है भाई, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई टू। तो y इंटू आई एफ, तो ये होते हैं लेंथी भाई, ये गड़बड़ करता है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू, राइट हैंड साइड में है 3 बार ये साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल क्यूब अपॉन रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो तो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई टू जो है उसके स्क्वायर को टी मान लो, तो ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस लेंथी होगा, ठीक है ना। और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ भाई, ठीक है ना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर है 4, ठीक है ना। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर को ही टी मान सकते हो इवन, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस सॉल्व करना है और लेंथी काफ़ी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली एग्जाम में तो एक बार के लिए तो छोड़ ही देने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, लेंथी क्वेश्चन हो गया भाई ये भी। तो y प्लस फाइव का इंटरसेक्शन किसके साथ है, इसका मिरर इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में भाई। तो वर्टेक्स 0,0 और फोकस दोनों की मिरर इमेज निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद नया पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ फोकस एंड वर्टेक्स। निकाल लेते हैं यार, अब इमेज निकालनी पड़ेगी तो 0,0 की इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालूंगा मैं। तो x माइनस जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन वन। इमेज निकालनी है तो -2 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2। तो इमेज दिखाई दे रही है मुझे -4 कॉमा -4, मतलब वर्टेक्स है -4 कॉमा -4। और फोकस की भी इमेज के लिए यहाँ पे बस 1 करना पड़ेगा, बाकी सब तो सेम है। तो फोकस आएगा s, x का कोऑर्डिनेट -3 और ये -4, y सेम है ना। तो ये वर्टेक्स है -4 कॉमा -4 और फोकस हो रहा है -3,4। फोकस है क्या, -3,4 -4। फोकस एक तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ना, फोकस एक तरीके से इनका y कोऑर्डिनेट सेम है, वर्टेक्स है -4 कॉमा -4। और फोकस में इसका फोकस था 1,0 और इसका फोकस हो जाएगा अकॉर्डिंगली -4 और -3 कॉमा -4। तो ये वर्टेक्स और ये फोकस। तो पैराबोला कुछ इस तरह से बन रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। पैराबोला कैसे भी बने हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो मतलब है किससे, तो हमें मतलब है इक्वेशन लिखने से, जिससे कि हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस और बाकी की चीज़ें बता पाएँ। तो ये वर्टेक्स है -4 कॉमा -4 और ये फोकस है। फोकस में दोनों में y कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस तरह से। और ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -5 वाली लाइन है, ये इस तरह से। एक सेकेंड,
वर्टेक्स है एंड ए और बी 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द मिरर इमेज ऑफ पैराबोला विद रेस्पेक्ट टू लाइन। ए एंड बी 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द मिरर इमेज ऑफ पैराबोला। तो मिरर इमेज ऑफ पैराबोला अगर हम देखें तो -4 0,0 की इमेज लेते हैं। तो 0,0 की इमेज ऑब्वियसली सही बात है -4, -4, और इसका जो फोकस होगा y² इज इक्वल टू 4x, दैट इज 1,0, और 1,0 अगर हम फोकस रखते हैं तो हमारे पास x की जगह पे 1, तो चेंज होके फोकस आता है -3, -4, ठीक है ना। उस तरह से फिर हम a और b की डिस्टेंस निकालेंगे और देन इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। इसका मैं फाइनल आंसर ही लिख रहा हूँ, दैट इज 14। भाई आगे तो सॉल्व कर लेंगे ना। अब पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे, लेंथी क्वेश्चन है इसीलिए पूरा नहीं कर रहे। पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे, पैराबोला की इक्वेशन निकालने के बाद y+5 से इंटरसेक्शन देखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी के बीच की डिस्टेंस d निकालेंगे और सॉल्व करेंगे फाइनली, और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ट्राई कर लेंगे इसे आराम से हम। कुछ क्वेश्चन लेंथी बहुत है भाई, ये भी बहुत लेंथी था और ये भी बहुत लेंथी है, अपना 21 वाला भी। तो ये ध्यान रखना है, ये लेंथी क्वेश्चंस है तो इन्हें अवॉइड करना है। 23 जो है ये भी लेंथी दिखाई दे रहा है। तो tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा, tan थीटा अगर एलसीएम लेता हूं तो क्या है 1 + tan² थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, एक तरीके से। तो अगर तुम देखो, अगर मैं tan 2 थीटा माइनस थीटा करता हूं, tan थीटा मतलब इसको मैंने, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सिग्मा है और इन्फिनिटी सीरीज है, तो यार कंजिक्यूटिव कट होंगे तभी कोई बात बनेगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये यही है या नहीं। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, सॉरी 1 माइनस और माइनस tan थीटा। तो 2 tan थीटा माइनस tan थीटा, tan थीटा और tan क्यूब थीटा, नीचे 1 - tan² थीटा, मतलब ये यही है। और ये tan एक तरीके से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/r, और ये tan x/2r+1। r की जगह पे 0 रखा तो ये 1 मिला, और उसके बाद r की जगह पे 0 रखा तो ये 2 की पावर 1 मिला, फिर 1 रखा तो ये मिलेगा 2 की पावर 1। कंजिक्यूटिव कट होते जाएंगे, और कंजिक्यूटिव कट होते जाएंगे तो केवल पहला टर्म बचेगा, दैट इज tan x। लास्ट में तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो लास्ट वाला तो मिलेगा नहीं, लास्ट वाला तो 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा, सही है ना। इसका मतलब fx का आंसर tan x है। इसका मतलब fx का आंसर क्या है, tan x। तो यहाँ पे fx की जगह पे tan x और यहाँ पे भी tan x। अब तुम्हारी मर्जी है, एल हॉपिटल लगाओ, ठीक है, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाओ, जो भी लगाना चाहो हम इस क्वेश्चन में आराम से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी मेथड लगा लो, एल हॉपिटल लगा लेते हैं चाहे तो। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर tan x का sec² x, उसके बाद x का 1 tan x का sec² x। फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है, मतलब लेंथी बनेगा, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा देता हूँ यार। तो fx tan x है ना, तो e की पावर tan x मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचा e की पावर x माइनस tan x -1/x - tan x। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट 1, और e की पावर 0 भी 1, तो करेक्ट आंसर इज 1। तो 23rd का फाइनल आंसर क्या होगा। तो इंटीजर तो भाई अच्छे खासे हैं इसके, ठीक है ना, दम तो है क्वेश्चंस में इंटीजर में,
नेक्स्ट देखते हैं, द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इन साइड्स इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 8 डिग्री, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन देन एन इज इक्वल टू, ठीक है भाई, एन साइड है, पहला एंगल नहीं पता, कॉमन डिफरेंस पता है और लास्ट टर्म पता है। मतलब एक तरीके से अगर पहला एंगल ए है तो दिस इज लाइक a+6 a+12 और लास्ट वाला है a+219 एक तरीके से। और टोटल सम हमें पता होता है n-2 180 डिग्री। अगर n साइड है तो पॉलीगन का फाइनल सम होता है n-2 180 डिग्री। तो मुझे दिखाई दे रहा है दो इक्वेशन, दो अननोन, तो 219 इज इक्वल टू a+n-1 इंटू 6, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री, करेक्ट है ना। तो बस कैसे भी इसे हम सॉल्व करें, तो उसके बाद a की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देते हैं और फिर n को सॉल्व आराम से कर लेंगे। तो मैं आंसर बता देता हूँ, n सॉल्व होके 20 आएगा। यही क्वेश्चन फिर ऑब्जेक्टिव होता तो बड़े आसानी से कोई भी कर लेता, ये ऑप्शन चेक से, पर यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी सॉल्वेबल है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, the number of natural numbers between 212 and 999 and some that sum of their digits is 15। तो यार ये तो काउंटिंग का क्वेश्चन है, इसमें पीएनसी भी नहीं लगती है। तो भाई पहला डिजिट क्या हो सकता है, 2 होगा पहला डिजिट, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। अगर पहला डिजिट 2 है तो बाकी का सम कितना मिलेगा, दो जो बाकी के डिजिट है उनका सम मिलना चाहिए 13। अब 13 सम कैसे कैसे मिल सकता है वो देख लेते हैं। तो 1 9, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 4 के साथ मिल जाएगा 4 9, 5 8, 6 7, 7 6, 8 5 और 9 4। तो 4 से लेके 9 तक मतलब 6, तो ये हो गए। अगर 3 है तो सम मिलेगा 12, पहला डिजिट 3 है तो 15 है ना टोटल सम। तो 12 के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा, यही बात 3 9 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। यही बात जो हमने स्टार्ट की है वो 3 से स्टार्ट होगी, 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 7 टर्म यहाँ पे मिलेंगे। 4 के लिए 11 आना चाहिए, तो ये बात अब 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। सो 2 9 और टोटल मिला के हमें 8 मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सम चाहिए हमें, 4 के लिए 11 चाहिए, तो टोटल मिला के हम काउंट कर लेंगे। तो 2 से लेके और 2 9 और लास्ट में 9 2 तक ना 8 ही तो होंगे ना, सही है। 5 के लिए 10 चाहिए, दोनों डिजिट का सम कितना चाहिए, 10 चाहिए। और 10 के लिए ऑब्वियसली 1 9 से लेके 9 1 तक सारे आ जाएंगे, मतलब 9 आएंगे टोटल। अगर पहला डिजिट 6 है तो पहला डिजिट 6 है तो सम चाहिए कितना, 9। तो 9 के लिए एक तो 0 9 से स्टार्ट हो रहा है भैया, अब सीरीज उल्टी रिवर्स स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई। तो 0 9 1, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ठीक है ना,
6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए और 9 के लिए। तो सभी के लिए एक एक मिल रहा है, जितने भी डिजिट हैं सारे की सारे 10। फिर 7 के लिए सम चाहिए 8। बस काउंटिंग ही है यार, इसमें और कुछ नहीं, हमें बस काउंट ही करने पड़ेंगे, अच्छे से सेट लिखें। तो मैं इसका फाइनल आंसर बता देता हूँ, दैट इज 64। तो 8 के लिए ऑब्वियसली 0,8 से स्टार्ट होके 8,0 तक जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी हमें खास दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और चलो इसे भी अगर लिखना चाहें तो खास दिक्कत हमें है नहीं। तो 8 के लिए अगर मैं लिखूं तो सम चाहिए 7, तो 0 से लेके 7 तक मिलेगा ना 8 टर्म्स। 9 के लिए कितना चाहिए सम, 6 चाहिए, 7। तो 9 और 8 17 और 7 24, 24 दूनी 48 और 16 64 आंसर देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन एंड होता है। तो भाई इसमें तो मेरा रिव्यू यही है कि मुझे लेंथी क्वेश्चन जो हैं वो इंटीजर में ही दिखाई दिए हैं। बाकी अगर स्टार्टिंग से देखें तो इतना लेंथी में नहीं है, स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो इतना लेंथी नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, लेंथी बिल्कुल भी नहीं था। दूसरा कंसेप्चुअल था, लेंथी बिल्कुल नहीं था। तीसरा बिल्कुल लेंथी नहीं। फोर्थ क्लास का क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन लेंथी नहीं था, कोई भी लेंथी नहीं सर। सिक्स क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, कर्व बनाना। सेवन्थ क्वेश्चन रूट्स निकालने थे बस। एट्थ में भी लेंथी ज़्यादा नहीं था। नाइन्थ थोड़ा टफ था। टेंथ लेंथी था थोड़ा सा, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, वैल्यू पुट से हो रहा था। 12th क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का बेसिक क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन क्लास का क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड। 14 क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्लास में कराई जाती है, स्टैंडर्ड है ये भी। 15 देखें तो 3D के तो क्वेश्चन भी आराम से ये सब डूएबल होते हैं। तो मुझे आराम से 8-9 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो लेंथी भी नहीं है और होने वाले भी। ये है आराम से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के किया जा सकता है। ये गार्डन वाला ठीक है, समझ में आता है तुरंत हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। बेस थ्योरम की प्रोबेबिलिटी भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये प्रॉपर। ये भी आराम से डुएबल था, एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन निकाल के। ये रेंज से आराम से डुएबल था। ये लेंथी बहुत था। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत लेंथी था। ये भी लेंथी था। ये सारे पांचों लेंथी थे, क्योंकि पांचों में एक भी मिस्टेक हुई पूरा गलत हो जाता है, बाकी इसके सिंगल करेक्ट सही थे। तो मुझे लगता है इसमें आराम से अगर हम 50+ का स्कोर करते हैं तो एक डिसेंट परसेंटाइल हमारी बनती है, ठीक है ना। तो यही एनालिसिस है मेरी तरफ से कि इसमें 10 या 12 क्वेश्चन जो हैं वो आराम से डुएबल थे, मतलब क्लास के नोट्स के थे और लेंथी नहीं थे। बाकी अगर हम ऐसे क्वेश्चन में उलझ गए तो फिर हमारा पेपर ख़राब होता है। बाकी अगर हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो पेपर ख़राब ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।